Hello everyone, my name is Alokik Dikshit. Welcome to the City Group of College Lucknow. आज हम नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिकन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, जो कॉस्ट अकाउंटिंग में बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में यूनिट थर्ड को कवर करता है। यूनिट सेकंड में हम लोगों ने दो चैप्टर्स को देखा, जिसमें हम लोगों ने कॉस्ट शीट को देखा कि कॉस्ट शीट में किस तरीके से कॉस्ट शीट को बनाया जाता है, कैसे कैसे अलग हेड्स को ट्रीट किया जाता है कॉस्ट शीट के फॉर्म में, जिसमें कॉस्ट शीट के साथ साथ पर यूनिट को आइडेंटिफाई करते थे। दूसरा चैप्टर हम लोगों ने प्रोसेस कॉस्टिंग को देखा, जिसमें दो तरीके से उसको देखा हमने। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, एबनॉर्मल वेस्टेज क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, इन सब चीज़ों के ट्रीटमेंट हम लोगों ने उसमें सीखे। आज हम नया कंसेप्ट लेकर के स्टूडेंट आ रहे हैं लेक्चर 5 में, रिकन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कवर करेगा। इसमें पहले तो हम ये डिफरेंस क्लियर कर दें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो क्लास 12th में रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को पढ़ के आए होंगे। रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट 12th क्लास का और बीकॉम स्टैंडर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि उसका जो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट था वो डिपेंड कर रहा था बैंक के प्रोस्पेक्ट से, और यहाँ का जो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है ये डिपेंड करता है कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट्स में। उसमें हम लोग डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, इन रूल्स से हम उस रिकन्सिलिएशन के स्टेटमेंट का मिलान कराते थे। लेकिन यहाँ पर जो स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स का। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही हो। तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। रिकन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स क्या होता है? रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बेसिकली, अगर हिंदी में हम बात करें रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की, तो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट का मिलान फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ करता है। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में जो भी कमियां रह गई हैं या कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ है, या ट्रांजैक्शंस कम पे रिकॉर्ड हो गया है, अंडर वैल्यूड हो गया है, या ट्रांजैक्शन कोई ओवर वैल्यूड हो गया है, तो उसका हम क्या करते हैं कि कॉस्ट रिकॉर्ड का जो प्रॉफिट होता है उसका मिलान कराते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड के साथ। जब हम कॉस्ट का फाइनेंशियल रिकॉर्ड के साथ मिलान कराते हैं तो जो स्टेटमेंट को प्रिपेयर हम करते हैं, ऐसे स्टेटमेंट को रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट? कॉस्ट के प्रॉफिट को हम किसके साथ मिलान कराते हैं? फाइनेंशियल के साथ साथ, उसको बोलते हैं रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अभी स्टूडेंट्स हम लोग थ्योरेटिकल फॉर्म में देखेंगे, न्यूमेरिकल फॉर्म में हम लोग दोबारा से इसको कवर कर लेंगे। लेकिन अभी इजीली मेथड ये कि रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है। तो रिकन्सिलिएशन डिनोट्स द प्रोसीजर फॉलोड द एस्टैब्लिश द रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ये बेसिकली क्या करता है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की रिलायबिलिटी को रिकॉर्ड करता है। किस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है? कॉस्ट के साथ साथ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के साथ को रिकॉर्ड करके उसका मिलान करवाता है। सेकेंड थिंग, दिस इज डन बाय कंपेयरिंग ट्रांजेक्शन ऑफ देयर बैलेंस। ये बेसिकली दोनों के डिफरेंसेस जो आते हैं, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड या प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड, इनके बीच के जो एक्सपेंसेस के जो ट्रांजेक्शन्स के बैलेंसेस आते हैं, ये उनको रिकॉर्ड करता है, और उस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करने को हम कहते हैं रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, in case of different set of books of for financial and cost accounts, separate set of profit and loss account is to be required for the prepared of both the accounts। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है, हमें क्वेश्चन पे कॉस्ट रिकॉर्ड का प्रॉफिट दिया होता है। सर आप कॉस्ट रिकॉर्ड के प्रॉफिट से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट हम लोग जो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे वो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड से ही क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, और अल्टीमेट हमें क्या करना है, जो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड है उससे हमको इस चीज़ को मिलाना है। अगर दोनों के अमाउंट हमारे इक्वल आ जाते हैं तो मेरा रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट करेक्ट होता है। अब करेक्ट होने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें कभी कभी क्या होता है, कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जो ट्रांजेक्शन छूट जाते हैं, मीन्स विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, या आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड में अगर रिकॉर्ड हो गए हैं तो कॉस्ट रिकॉर्ड में कुछ एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं हो गए हैं, या फिर कुछ अंडर सब्सक्रिप्शन लिखना था 100 रुपये, लिख गया 10 रुपये, इसको बोलते हैं ओमिशन ऑफ एरर्स या फिर कमीशन ऑफ एरर्स। या फिर आपका क्या होता है कि आप पे कॉस्ट में लिखना था लेकिन हम लिख के किस में आ गए, फाइनेंशियल के बुक्स में लिख करके आ गए। तो इन सारे ट्रांजैक्शंस को टैली करने के लिए जो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं उस स्टेटमेंट को हम रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द नेसेसिटी ऑफ द नीड ऑफ रिकन्सिलिएशन इज कि हम जितने भी प्रॉफिट्स हों या जितने भी आइटम्स हों जो मिसमैच हो गए हैं, उन आइटम्स के प्रॉफिट को हम टैली करते हैं फाइनेंशियल एंड कॉस्ट के बेसिस पे इन द स्टेटमेंट ऑफ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आई होप आपको ये चीज़ मीनिंग क्लियर हो गया हो। अकॉर्डिंग टू एरिक एल कोहलर,
की डेफिनेशन है कि रिकंसिलिएशन इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द आइटम्स नेसेसरी टू ब्रिंग्स द बैलेंसेस ऑफ टू और मोर रिलेटेड अकाउंट्स। बेसिकली ये क्या करता है कि आइटम्स को चेक करता है, उनके बैलेंसेस को चेक करता है और रिलेट करता है दोनों स्टेटमेंट्स में कि किस तरीके की मिस्टेक वहां पर हुई है। मींस एफर्ट्स आर आल्सो मेड टू जज द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द प्रॉफिट रिवील्ड बाय द टू डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स। अलग अलग बुक्स में किस तरीके की जो कमियां हुई हैं उनको अरिथमेटिकली एक्यूरेट करने के लिए हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। मेथड्स ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। बेसिकली किस मेथड से हम इंस्टॉल करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को। हमारे पास दो तरीके के अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं, एक होता है इंटीग्रेटेड, एक होता है नॉन इंटीग्रेटेड। क्या होता है स्टूडेंट्स, एमसीक्यू से पूछा जाता है कि हम किस तरीके के मेथड से इंस्टॉल करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को अंडर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो एक होता है इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग, एक होता है नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। ओके, अब हम इसको इंडिविजुअली समझते हैं कि इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग क्या होता है। नाम ही पता चल रहा है, इंटीग्रेटेड मतलब इंटीग्रेट, मतलब एक में मिला हुआ। मींस ये एक तरीके का सिंगल सेट ऑफ बुक्स होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, सिंगल सेट ऑफ बुक्स होता है जो रिकॉर्ड करता है क्या, बोथ द फाइनेंशियल एंड द कॉस्ट ट्रांजेक्शन। सिंगल सेट में ही अगर हम फाइनेंशियल के ट्रांजैक्शन और कॉस्ट के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लें तो ऐसे अकाउंटिंग को हम इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग कहते हैं। इन अदर वर्ड्स इट रेफर्स टू द यूनिफाइड मेथड विच सर्व्स द पर्पस ऑफ बोथ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंट। अंडर द मेथड अ कॉस्ट लेजर एंड 3 सब्सिडरी लेजर, स्टोर लेजर, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर, फिनिश्ड स्टॉक लेजर और ऑल्सो मेंटेन। इसमें किस किस तरीके के लेजर्स हम लोग मेंटेन कर लेते हैं। सब्सिडरी बुक्स का नाम आपने सुना होगा, कई सारी बुक्स होती हैं। जैसे हमारे पास अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो 8 सब्सिडरी बुक्स होती हैं। उसमें कौन सी, स्टोर लेजर हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर हो गया और फिनिश स्टॉक लेजर हो गया। इनको हम मेंटेन करते हैं ताकि जो भी डिफरेंसेस हैं वो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के थ्रू हम आइडेंटिफाइड कर सकें। नॉन इंटीग्रेटेड क्या होता है, अंडर दिस सिस्टम बोथ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर केप्ट इंडिपेंडेंटली। अभी आगे जब क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ अलग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे, फाइनेंशियल में कुछ अलग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे। फिर हम दोनों को डिफरेंसेस को मैच करेंगे। अगर मेरे अमाउंट सेम है तब तो उसको रिकंसिलिएशन रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर दोनों में डिफरेंस है तो उन दोनों में जो डिफरेंस होगा उसको हम डिफरेंस निकाल करके ये चेक करेंगे कि ये आइटम मेरा ऐड होगा कि लेस होगा। इस आइटम्स को चेक करने के लिए हम क्या बनाते हैं, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। सर हम कैसे जानेंगे कि इसमें कौन से आइटम ऐड होंगे और कौन से लेस होंगे। अभी हम जब इसका प्रोफार्मा स्टूडेंट्स देखेंगे तो हम क्लियर हो जाएंगे कि इसमें कौन सी चीज़ें ऐड होंगी और कौन सी चीज़ें लेस हो जाएंगी। इसमें रटने की जरूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका एक बेसिक कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है वो हम स्टेटमेंट अभी आएगा तो उसमें आगे क्लियर करेंगे तो आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग और नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग क्या होती है। ओके, हमें क्यों जरूरत पड़ी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाने की। व्हाट इज द नीड ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड। ओके, रिकंसिलिएशन बेसिकली क्या करता है, ये अरिथमेटिकली एक्यूरेसी को बताता है। ये जो भी मिसमैच होते हैं ट्रांजैक्शंस, उन ट्रांजैक्शंस की एक्यूरेसी को बताता है कि किस तरीके के ट्रांजैक्शंस हमारे गलत हो गए हैं, उनको सही करने का तरीका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाता है। ओके, सेकेंड, इट इज़ द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पॉलिसीज ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन और ओवरहेड्स। ये स्टूडेंट स्टैंडर्डाइज्ड मेथड होता है स्टॉक वैल्यूएशन करने का, डेप्रिसिएशन और ओवरहेड्स को कैटेगराइज करने का। सर इसका क्या मतलब हुआ, जैसे बात करें डेप्रिसिएशन की तो स्टूडेंट डेप्रिसिएशन अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होता है। अगर हम फाइनेंशियल की बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि डेप्रिसिएशन को फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम फिक्स्ड मेथड से निकालते थे, WDV मेथड से निकालते थे जिसको हम बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आप इसको डिमिनिशिंग मेथड भी बोलते हो, आप इसको रिटर्न ऑफ मेथड भी बोलते हो, या एन्यूटी मेथड से लगाते थे। तो बेसिकली हम दो तरीके इसमें देखते थे, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग मेथड। लेकिन कॉस्ट में अगर डेप्रिसिएशन की बात करें तो मशीन आवर रेट है, ऑपरेटिंग है, इनके कारण जो चेंजेस आते हैं तो मीन्स जो दोनों के बीच में डिफरेंस होगा हम उस डिफरेंस को स्टेटमेंट में शो करेंगे। तो इसलिए हम बनाते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसलिए हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जरूरत पड़ी। अगर हम बात करें स्टॉक की, जैसे इसमें लिखा है स्टॉक का, तो स्टॉक वैल्यूएशन हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस या आपका जो है नॉर्मल प्राइस जो दोनों में से कम होता था उस पर हम स्टॉक को कम करते हैं। लेकिन कॉस्ट में जो है किस तरीके से हम स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं, तो दोनों के जो डिफरेंसेस होंगे उनके लिए हमें नीड पड़ी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। ये इंश्योर करता है रिलायबिलिटी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग की रिलायबिलिटी को बनाने के लिए हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं।
रीजंस ऑफ डिफरेंसेस इन प्रॉफिट एंड लॉस शोज बाय द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या रीजंस होते हैं जिनको हम शो करते हैं डिफरेंसेस? बार बार मैं कहता हूं कि डिफरेंसेस को हम दिखाते हैं स्टेटमेंट, तो कैसे डिफरेंसेस होते हैं, वो क्यों डिफरेंसेस अकर होते हैं? तो कभी कभी क्या होता है, अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। अंडर का मतलब होता है कम लिख जाना, ओवर का मतलब है ज़्यादा लिख जाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 100 रुपये लिखने थे और हमने कॉस्टिंग अकाउंट में लिख दिए, या उसमें 100 रुपये से कम लिख दिया, तो ऐसी एंट्री जो हमारी जो है अंडर एब्जॉर्प्शन के केस में है, तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी रिलेट हो जाएगी। अब सर ये माइनस होगी कि प्लस होगी, ये हमारा स्टेटमेंट तय करेगा, ये हमारी सिचुएशन तय करेगी कि किस तरीके के फिगर्स हमारे पास दिए हुए हैं। उन फिगर्स के माध्यम से हम ये चीज़ तय कर लेंगे कि हमारा, वैसे अंडर एब्जॉर्प्शन अगर आप कॉस्ट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो हमेशा लेस होता है। क्या होता है? लेस। अंडर का मतलब कम हो जाना। तो अगर कॉस्ट में पैसा कम हो जाएगा तो फाइनेंशियल में ऑलरेडी हम पैसा कम कर देंगे। इसका एक स्टूडेंट सीधा बेस फॉर्मूला है जिससे हम लोग टेक्निक से सवाल लगा देते हैं। अभी हम लोग प्रोफार्मा भी पढ़ेंगे, लेकिन आप ये मंत्र हमेशा याद रखिएगा कि अगर कॉस्ट में पैसा बढ़े तो पैसा ऐड होगा, अगर कॉस्ट में पैसा घटे तो वैल्यू घट जाएगी। जैसे फाइनेंशियल में है 80 रुपये और कॉस्ट में है 100 रुपये। अब दोनों के डिफरेंस को आप देखो, 100 रुपये और 80 रुपये का डिफरेंस हो गया 20 में, लेकिन कॉस्ट में क्या है, ज़्यादा है, 100 रुपये है, तो कॉस्ट में पैसा बढ़ रहा है तो 20 रुपये हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर मेरे पास कॉस्ट में क्या है 80 और फाइनेंशियल में है 100, तो हम ये नहीं देखेंगे फाइनेंशियल में ज़्यादा है, हम देखेंगे क्या कि कॉस्ट में कम है। हम हमेशा कॉस्ट के हिसाब से फाइनेंशियल तक चलते हैं, ना कि फाइनेंशियल से कॉस्ट तक चलते हैं। तो जो कॉस्ट शीट, कॉस्ट रिकॉर्ड का जो प्रॉफिट होगा उसमें हम देखेंगे कि कॉस्ट में अगर पैसा बढ़ता है तो उसको ऐड करते हैं, और अगर कॉस्ट में पैसा कम होता है तो उसको हम लेस करते हैं। ये मंत्र आप याद रखिएगा, जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसमें आपको आई होप कि बहुत ईजिली उस चीज़ को समझ में आ जाएगा। जैसे अंडर में आपने कहा लेस, तो ओवर का मतलब क्या होता है, सेम वाइस वर्सा। अगर ओवर एब्जॉर्प्शन का केस है तो ऐसे केस में जो डिफरेंसेस होगा वो ऐड हो जाएगा अगर कॉस्ट रिकॉर्ड में प्रॉफिट में शो होगा। ओके स्टूडेंट्स, आइटम इंक्लूडेड ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। जब आइटम इंक्लूड होंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो कुछ रिकॉर्डिंग में जैसे इनकम्स होती हैं, इनकम्स क्या होंगी, ऐड हो जाती हैं। इनकम में क्या होता है, इनकम किस तरीके की होती है, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर आपने किसी फिक्स एसेट को सेल किया, उससे कोई प्रॉफिट कमाया तो वो इनकम हो गई, ठीक है सर। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट को सेल किया, उससे कोई प्रॉफिट कमाया, वो इनकम हो गई, ठीक है सर। अगर आपने इंटरेस्ट ऑफ इनकम कमाया, डिविडेंड कमाया, कोई रेंटल इनकम है, कोई ट्रांसफर फीस है, ऐसी इनकम्स क्या होती है मेरी, ऐड हो जाती है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड में। सर ये याद करना पड़ेगा, मैं याद नहीं करना है स्टूडेंट, इसको सिर्फ आप देख लीजिए एक बार एट ए ग्लांस। उसके बाद जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे तो इजीली क्लियर हो जाएगा कि ये जुड़ता है कि घटता है। कोई भी इनकम होगी वो जुड़ेगी और जो एक्सपेंसेस होंगे वो लेस हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है सर। एक्सपेंडिचर क्या होते हैं सर, अभी हमने कोई एसेट्स को बेचा था तो प्रॉफिट हुआ। सर अगर हमने लॉस पे किसी एसेट को बेच दिया तो ठीक है सर, ये हमारा एक्सपेंस हो गया। कोई हमने इन्वेस्टमेंट को लॉस पे बेच दिया, वो हमारा क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। कोई हमने मॉर्टगेज कर दिया, कोई प्रॉपर्टी पे लोन ले लिया, उस पर जो हमने इंटरेस्ट को पे किया वो सर क्या है, हमारा लॉस है सर। कोई हमने रिटर्न ऑफ कर लिए कोई एक्सपेंसेस, या गुडविल रिटर्न ऑफ कर ली, या कोई फाइन पे किया, या सर कोई पेनल्टी पे की, या कोई हमने पेटेंट्स का राइटिंग ऑफ पे किया, तो इस तरीके के एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ये सारे लेस हो जाते हैं। तो इनकम आपकी जो होगी वो ऐड होती है और एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो लेस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसका सीधा फंडा होता है कि जितनी इनकम हो उसको ऐड करो, जितने एक्सपेंडिचर हो उसको लेस करो। लेकिन एक नियम स्टूडेंट्स इसमें चलता है कि कॉस्ट में पैसा बढ़े तो बढ़ाओ, कॉस्ट में पैसा घटे तो घटाओ। इनकम को ऐड करो, एक्सपेंडिचर को लेस करो। लेकिन अगर कहीं क्लोजिंग स्टॉक है स्टूडेंट्स, अगर कहीं क्लोजिंग स्टॉक है तो इसको एक्सेप्शन कर दो। अगर इनकम है तो इसको लेस कर देना और एक्सपेंडिचर है तो इसको ऐड कर देना। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो भी इनकम है आप उसको ऐड करो, ठीक है सर। जो भी एक्सपेंसेस हैं आप उसको लेस करो, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ आप एक्सपेंसेस को लेस ना करो, ऐड करो, तो कहाँ पे करोगे, जहाँ पर बात होगी क्लोजिंग स्टॉक की। ये जब न्यूमेरिकल फॉर्म आएंगे तो इसलिए आपको समझा देंगे। लेकिन अभी क्या है कि इनका एक ओवरव्यू एक ले लीजिए आपको, तो आपको याद रहेगा हाँ कोई ना कोई ट्रीटमेंट क्लोजिंग स्टॉक का भी इसमें होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर किसी ने इनकम टैक्स पे किया, या किसी ने कोई जनरल रिजर्व पे किया, या कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट हुआ। डाउटफुल डेप्ट्स क्या होते हैं, ऐसा पैसा सर जो पैसा हमको मिलना था लेकिन अभी हमको नहीं मिल पाया है, तो ऐसे पैसे को हम डाउटफुल कहते हैं कि अभी हमको मिला नहीं है। तो डाउटफुल है तो हमारा लॉस है, एक तरीके का प्रोविजन है, तो इसको हम लेस कर देते हैं। तो इनकम टैक्स पे हुआ, या कोई भी चीज़ पेड हो गई, या भी कोई एक्सपेंसेस हो गया, या कोई हमने जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर दिया, तो ऐसे एक्सपेंसेस को भी हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। क्योंकि आप पढ़ के आए कि एक्सपेंडिचर लेस होगा और इनकम क्या होगी, ऐड होगी। प्रोविजंस क्या होंगे, सब लेस होंगे। ओके सर। अब
बेसिकली इसमें क्या होता है, जो आइटम शो होते हैं कॉस्ट अकाउंट्स में वो कौन से आइटम होते हैं? कोई नोशनल रेंट है, जो बेसिकली व्हेन प्रीमिसेस आर ओन्ड एंड नो रेंट इज पेबल, अगर कोई प्रीमिसेस ओन्ड है और कोई रेंट उस पर पेबल नहीं है तो ऐसे रेंट को हम क्या कहते हैं? नोशनल रेंट कहते हैं। जहाँ पर कोई प्रीमिसेस ओन्ड है, मालिकाना हक है, लेकिन कोई रेंट उस पर पे नहीं हो रहा है, ऐसे आइटम को हम नोशनल रेंट कहते हैं। या नोशनल सैलरीज हो गई, डेप्रिसिएशन ऑफ फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट्स स्टिल इन यूज़, कोई डेप्रिसिएशन आपका लगा रहे हो, जैसे कोई मशीनरी आप स्टिल यूज़ कर रहे हो, तो ऐसी चीज़ का डेप्रिसिएशन किस में काउंट होगा? वो आपका काउंट होगा आपका कॉस्ट में। बेसिकली हम इनके डिफरेंसेस को टैली करके, कभी कभी क्या होता है, दो दो डेप्रिसिएशन मेरे पास क्वेश्चन पे होंगे, एक डेप्रिसिएशन होगा कॉस्ट का, एक होगा डेप्रिसिएशन फाइनेंशियल का। सर तो क्या दोनों जोड़ देंगे कि दोनों घटा देंगे? नहीं स्टूडेंट, अगर मान लीजिए 100 रुपये डेप्रिसिएशन है कॉस्ट का और 90 रुपये डेप्रिसिएशन है फाइनल का, ओके, 100 रुपये है कॉस्ट का डेप्रिसिएशन और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन कितना है? 90 रुपीज़। तो क्या होगा, कॉस्ट में पैसा बढ़ा है, कितना बढ़ा है? 10 रुपये। तो अगर 10 रुपये बढ़ा है तो हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि मैंने बताया कि कॉस्ट में पैसा अगर बढ़ेगा तो आप उसको ऐड कर दोगे। सर अगर फाइनेंशियल में 100 रुपये है और कॉस्ट में 90 है तो हम ये नहीं देखेंगे फाइनेंशियल में 100 ज़्यादा है, हमें देखेंगे कॉस्ट में 90 यानी कि कम है। कितना कम है? 10 रुपये। तो हम क्या करेंगे? उसको 10 रुपये डिडक्ट कर देंगे। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन को भी ट्रीट करते हैं। कहाँ पर? जब स्टिल इन यूज़ होता है कॉस्ट अकाउंट में। ओके, जो आपके स्टॉक्स होते हैं, चाहे वो आपके ओपनिंग स्टॉक्स हों, चाहे वो आपके क्लोजिंग स्टॉक्स हों, ऐसे स्टॉक्स के जो डिफरेंसेस होता है स्टॉक वैल्यूएशन का, वो भी डिफरेंसेस हम ट्रीट करते हैं किसमें? आपके जो स्टेटमेंट है रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसमें। ओके सर, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसा बनता है, कैसा दिखता है रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट? तो आइए, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बेसिकली क्या करता है? 3 फैक्टर्स के देख लेते हैं। पहला रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट मिलान कराता है। किसका मिलान कराता है? कॉस्ट और फाइनेंशियल का। ठीक है सर। सर हमेशा कॉस्ट को लेकर के चलते हैं। आप देखो मेरे स्टेटमेंट में लिखा भी हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट। यहाँ ये नहीं लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। क्यों? क्योंकि हमें कॉस्ट को लेकर के चलना है। कहाँ तक? फाइनेंशियल तक। जो भी मिसमैच हुए हैं, डिफरेंसेस आए हैं, उनको हमें इग्नोर करना है और उन चीज़ों को रिकॉर्ड करना है सही तरीके से रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। ये बेसिकली कहां से स्टार्ट होता है? कॉस्ट बुक्स में, प्रॉफिट में। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, जैसे आपने अभी कॉस्ट शीट पढ़ी है तो आप ये ना समझना कि कॉस्ट शीट आपका बेकार है। कॉस्ट शीट यहां पर भी यूज होता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक। अभी कहीं कहीं क्या होगा, क्वेश्चंस में आगे 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो नॉर्मली जो आप करेंगे शुरू के, जैसे प्रॉफिट आपको कॉस्ट का दिया होगा तो आप इजीली आइडेंटिफाइड कर लोगे कि प्रॉफिट फाइनेंशियल का क्या होगा। वो डिफरेंसेस हम लोग चेक कर लेंगे। कभी कभी क्या होगा, ना प्रॉफिट दिया होगा कॉस्ट का, ना प्रॉफिट दिया होगा फाइनेंशियल का, और आपसे कहेगा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट, यही क्लियर कर दे रहा हूं। तब आप क्या करोगे, कॉस्ट शीट के माध्यम से आप कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट निकालोगे। जो आपने कॉस्ट शीट पढ़ी है, रॉ मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसके थ्रू आप क्या निकालोगे? इसके आप प्रॉफिट निकालोगे। ठीक है सर। फिर आपने जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएल से आप क्या निकालोगे? प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे। फिर उन दोनों के आप क्या करोगे, जो प्रॉफिट आया है कॉस्ट शीट का उसको रखोगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड में। फिर आइटम्स को चेक करोगे, जो डिफरेंसेस होंगे उनके माध्यम से आप मिलाओगे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। तो स्टूडेंट अभी क्या होगा, 2 तरीके क्वेश्चन इसमें देखेंगे हम लोग। एक में प्रॉफिट दिए होंगे, एक में प्रॉफिट नहीं दिए होंगे। तो जब दिए होंगे तब कैसे निकालेंगे और जब नहीं दिए होंगे तब कैसे निकालेंगे, बनाना उन दोनों के केस में आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पड़ेगा। ठीक है सर। प्रोफार्मा आप देख लो, एक साइड लिखा हुआ है प्लस आइटम्स, एक साइड लिखा हुआ है माइनस आइटम। मैंने आपको बताया था कुछ आइटम इसमें जुड़ते हैं, कुछ आइटम इसमें लेस होते हैं। तो एक्सपेंसेस बेसिकली अगर बात करें तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो मेरे लेस होते हैं, और जितने भी मेरे इनकम होती है वो मेरी ऐड होती है। हम हमेशा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट। या तो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट दिया होगा तो आप लिख दोगे इसको, या फिर आपका अगर कहीं लॉस दिया होगा तो लिख दोगे। प्रॉफिट हमेशा प्लस में होता है और लॉस हमेशा स्टूडेंट माइनस में होता है। ये आपको स्टेटमेंट देख के क्लियर हो रहा होगा। तो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जैसे आपको मैंने बताया कोई इंटरेस्ट पेड किया, कोई डिविडेंड पे किया, कोई आपने जो है इनकम टैक्स पे किया, कोई डैमेज पे किया, कोई पेनल्टी पे की, कोई फाइन्स पे किए, तो ऐसे चीज़ें लेस हो जाएंगी। या पे कर रहे हो, आपका पैसा जा रहा है, कम हो रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो जो पैसा कम होता है उसको हम लेस कर देते हैं। कुछ पैसा आपको आ गया, मान लीजिए कोई आपने एसेट्स बेची उससे कुछ प्रॉफिट हुआ, कोई आपने इन्वेस्टमेंट को बेचे उसको प्रॉफिट हुआ, कोई ट्रांसफर फी रिसीव्ड हो गई, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। कोई अंडर एब्जॉर्प्शन है तो उसको लेस कर देंगे। अंडर मतलब कम हो गया तो मतलब लेस हो गया। ओवर एब्जॉर्प्शन मतलब ओवर मतलब बढ़ गया, तो बढ़ गया तो मतलब ऐड हो गया। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कॉस्ट एंड फाइनेंशियल के स्टेटमेंट पे, कहाँ पर किस चीज़ को ऐड करना है और किसको लेस करना है। फिर स्टूडेंट ये सब ऐड और लेस करने के बाद
हम इसको इजिली बोर्ड पे समझेंगे न्यूमेरिकल के फॉर्म में। हम क्या करते हैं फिर लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एज पर फाइनेंशियल बुक्स या फाइनेंशियल अकाउंट। हम क्या करते हैं इसका मिलान कराते हैं कि कॉस्ट का के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल का, अगर दोनों अकाउंट्स मेरे मैच कर जाते हैं तो इजिली हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही होता है, वो इजिली हम उसको कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप इतना आपको क्लियर हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम लोग क्या स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे, ये जो आपने सीखा है कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, सर थ्योरेटिकल में समझ गया कि कॉस्ट में दोनों का मिलान कराते हैं, दोनों बैलेंसेस को चेक करते हैं, जितनी भी एरर्स होती हैं उनको हटाते हैं, कॉस्ट के हिसाब से फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग के स्टेटमेंट को चेक करते हैं, हमेशा कॉस्ट से बनाते हैं, फाइनेंशियल चेक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने सीखी। अब इसमें क्या ऐड हो रहा है क्या लेस हो रहा है, इसको हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में जब स्टूडेंट्स देखेंगे तो आई होप कि आपको ये और ज़्यादा क्लियर होगा। अगले लेक्चर में हम लोग मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है और इस सवाल के साथ आएंगे कि सवाल में हम किस चीज़ों को ऐड करते हैं, हमारा प्रोफार्मा क्या होता है, कैसे लेस करते हैं, तो इन चीज़ों पे स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग को ये लेक्चर क्लियर हो। थैंक यू क्लास, थैंक यू।